जय हिंद दोस्तों। मैं कासिम खान आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस द फ्यूचर से आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने आए हैं। ये मुद्दा है एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए मुस्लिम वोट काटने का। और ये जयपुर से ही स्टार्ट हुआ या जयपुर से शुरुआत हुई ये कह नहीं सकते, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल का खेल हो रहा है। इसमें हमारे आदर्श नगर के विधायक जनाब रफ़ी खान साहब ने चुनाव आयोग तक को इसको लपेटे में ले लिया। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी के बीएलए को वहाँ पर मौजूद रखा और उनकी मुँह ज़बानी बताया कि किस तरीके से बीजेपी के जो पॉलिटिशियन हैं वो चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया का दुरुपयोग कर कर मुस्लिम, दलित और वंचित समाज के वोटों को काट रहे हैं, जो वहाँ पर पहले से रह रहे हैं, व्यवस्थापित हैं। और इसमें हमारे पास में एक ये भी आया है कि आदर्श नगर विधानसभा के एरिया के ही एक पार्षद जनाब अकबर पठान साहब, जिन्होंने एसआईआर प्रक्रिया के लिए अपने पूरे पार्षद के एरिया में सबके फॉर्म भराए थे और उनका खुद का वोट काट दिया गया फर्जी तरीके से, जिसका उनके पास एविडेंस भी है। हम उनकी भी वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं कि पहले रफ़ी खान साहब की आप विधायक साहब के जरिए सुनिए कि ऐसी क्या कारण था और किस तरीके से ये खेल हुआ गया है। आइए चलते हैं। अभी राजस्थान में एसआईआर चल रहा है और एसआईआर के नाम पे किस तरह की कार्रवाई हो रही है ये आपको जब 14 तारीख को छुट्टी वाले दिन एसआईआर का काम 15 दिसंबर को पूरा हो गया था, 1 महीने का एक्सटेंशन किया, 15 जनवरी तक हो गया। और जब इतने एक्सटेंशन आपको करने थे तो क्यों पत्रकारों की जान गई, क्यों प्रेशर डाला, क्यों बेचारे परेशान हुए, क्यों बीएलओस परेशान हुए, क्यों बीएलओस को अपनी जान देनी पड़ी, सुसाइड करने पड़े, प्रेशर पड़ा। और फिर आपने 1 महीने का एक्सटेंशन दे दिया। एक्सटेंशन का कार्यकाल भी 15 जनवरी को पूरा हो जाना था, लेकिन 15 जनवरी को पूरा होने से पहले 14 जनवरी को, 13 जनवरी को बीजेपी के लोगों ने और बीजेपी के तमाम बड़े लीडर इन दिनों जयपुर आके गए। उन सब ने क्या ऐसे दिशा निर्देश दिए, और जब पार्टी ने ये देखा कि जो वो करना चाह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, और एसआईआर के काम में हम सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने जो बीएलओस लगे हुए थे उन सबको मदद करी और एक एसआईआर का काम किया। सर्टेन ऑब्जेक्शन थे, हमें भी थे, दूसरी पार्टियों को भी थे, लेकिन उसमें बदमाशी का या कपट का की गुंजाइश कम थी। और वो आरोप लगे इस बात को लेके, बीएलओस बहुत सतर्क थे, हम लोग भी सतर्क थे। फिर इन्होंने 1 महीने का एक्सटेंशन दे दिया और लास्ट में 2 दिन पहले हजारों की तादाद में बीजेपी के प्रत्याशियों द्वारा फॉर्म सबमिट किए जाते हैं। 14 तारीख जो सकरात के दिन छुट्टी थी 14 जनवरी को, उस दिन हजारों हजारों की तादाद में वहां फॉर्म सबमिट किए जाते हैं। और उन बीएलए जो बीजेपी के वो बीएलए जिनके दस्खत नहीं है, जिनके नाम से फर्जी साइन करके और उनका टेलीफोन नंबर डाल करके और ऑब्जेक्शन वाले फाइल और फॉर्म वहां सबमिट किए जाते हैं, और बीएलएस के नाम से तो किए ही जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे सामने बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़े आदर्श नगर से रवि नैयर जी, उनके द्वारा भी फॉर्म सबमिट किए जाते हैं। और फॉर्म के अंदर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि फॉर्म के अंदर एक लैंग्वेज है। जब कोई भी आदमी इसको फॉर्म 7 को जब सबमिट करता है तो उसके नीचे एक घोषणा उनको करनी पड़ती है, और वो घोषणा ये है, मैं आपके सामने पढ़ के बताना चाहता हूं कि मैं यह घोषणा करता हूं या करती हूं कि मेरे द्वारा सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और विधान मेरे द्वारा सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और विश्वास के अनुसार मुझे ज्ञात है कि ऐसा कथन करना या घोषणा करना जो असत्य है, जिसका मिथ्या होने का ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का मुझे विश्वास नहीं है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का 43 की धारा 31 के अधीन ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है। अगर वो फेक इंफॉर्मेशन देते हैं तो 1 साल तक के कारावास की अवधि का इसके अंदर घोषणा पत्र है सिग्नेचर करने वालों का। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सिग्नेचर और किसी ने नहीं, ये बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने किए हैं, उनका टेलीफोन नंबर लिखा है इसके ऊपर। और जिन लोगों के नाम काटने की बात की जा रही है वो
मेजोरिटी में माइनॉरिटी के लोग बाग हैं, माइनॉरिटी और एससी एसटी को फोकस करके नाम काटा जा रहा है और हजारों हजारों की तादाद में ये फॉर्म सबमिट किए जाते हैं। तो इसका ये लगता है, इस बात से ये साबित होती है कि बीजेपी कोई ऐसा वोट बैंक कटवाना चाहती थी जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाए एसआईआर के जरिए। तो मैं आरोप लगाता हूं सरकार पे भी, आरोप लगाता हूं चुनाव आयोग पे भी, आरोप लगाता हूं प्रशासन पे भी। क्या ये लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा है? जब आप चलते रास्ते किसी भी आदमी का नाम लिख करके और काटने के लिए फॉर्म दे दोगे, और वो फॉर्म, मुझे अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि चुनाव के अधिकारी जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो फॉर्म ले लेते हैं, किस कैपेसिटी में ले लेते हैं मालूम नहीं। एक आदमी 10 से ज्यादा फॉर्म नहीं दे सकता, फिर भी फॉर्म ले लेते हैं, और न केवल ले लेते हैं बल्कि फॉर्म बांटने के लिए भिजवा भी देते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक काम कुछ नहीं हो सकता। और फिर जब बीएलओ उनको वेरीफाई करने से मना करता है, उन पर प्रेशर डलवाया जाता है, राजनीतिक प्रेशर डलवाया जाता है, ट्रांसफर की धमकियां दी जाती है, तो वो बीजेपी के बीएलए को फोन करते हैं कि भैया आपके नाम से 400 फार्म आए हैं, 500 फार्म आए हैं। बीएलए कहता है मैंने तो कोई फॉर्म दस्तखत ही नहीं किया, मेरे नाम से कैसे आ गए? तो इस तरीके से फर्जी फॉर्म सबमिट किए जाते हैं। मैं मांग करता हूं सरकार से भी, इलेक्शन कमीशन से भी, क्या जिस तरीके से फॉर्म अधिकारियों को सबमिट किए गए वो तरीका जेन्युइन था? सरकारी अधिकारी ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने किस हैसियत से वो फॉर्म ले लिए, और न केवल ले लिया, किस हैसियत से उन्होंने किसके फॉर्म मानते हुए उनको वेरिफिकेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए? क्या जो काम बीएलओ ने जानकारी करी फोन करके वो पहले नहीं कर सकते थे? और क्या उनको मालूम नहीं कि एक आदमी के 10 से ज्यादा फॉर्म नहीं लिए जा सकते? फिर भी फॉर्म लिए गए, फिर भी फॉर्म सबमिट किए गए। इससे ज्यादा ऑफेंस कुछ नहीं हो सकता। एक आदमी को एक गलत जानकारी देने पे 1 साल की सजा है, आपने हजारों हजारों नाम डाल करके दे दिए। और तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए, और न केवल इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए, कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और हम इंतजार करेंगे कि कब संज्ञान लेते हैं, और अगर ये संज्ञान नहीं लेंगे तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम मांग करेंगे कानूनी कार्रवाई करने की। तो मैं आज के दौर के पत्रकार बंधुओं से भी गुजारिश करना चाहता हूं, बहुत मुश्किल से आजादी मिली है। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने और देश के बड़े वीरों ने, जांबाजों ने कुर्बानी दी जब हमें देश की आजादी मिली है। आज मसला लोकतंत्र को बचाने का है। लोकतंत्र को बचाने का मसला किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, आवाम का मसला है, जन जागरण का मसला है। और पत्रकारों की बड़ी अहमियत है। पत्रकार चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में जैसे जैसे हालात चेंज हुए हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका अपना काम कर रही है, पत्रकारों का महत्व बहुत बढ़ गया है। मैं सब पत्रकारों से गुजारिश करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में भागीदारी को, लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, और देश में डेमोक्रेसी को बचाएं, लोकतंत्र को बचाएं।